हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे दिगंत भाग 2 क्लास 12 का ये 7वां चैप्टर होगा, जिसका नाम है ओ सादा नीरा। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग निबंध है, जो हमें गंडक नदी के बारे में बताना है, जो चंपारण के गंडक नदी का जल स्तर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे नीचे चला गया और चंपारण में जो पहले किसी समय में बहुत घना जंगल हुआ करता था, आज वो धीरे धीरे जो जंगल है वो खत्म हो गया। और चंपारण में नील की खेती जब होती थी तो उसमें क्या वहां का इतिहास रहा है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग लेखक परिचय पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ये लेखक परिचय कैसे होगा। जगदीश चंद्र माथुर इनके राइटर हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यानी कि जिस समय चंपारण में नील के क्रांति के लिए, यानी कि जो नील तिलकठिया जो प्रथा थी उसके लिए जब गांधी जी यहाँ आए थे, उन्हीं के बीचों में इनका जन्म हुआ था। निधन हो गया 14 मई 1978 को। जन्म स्थान इनका शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, वहीं पे इनका जन्म स्थान है। शिक्षा एमए किए थे अंग्रेजी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1941 में आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण किए। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए, यानी कि प्रशिक्षण का मतलब जो सीटेट बीटेट जो कोर्स होता है, बीएड डिग्री के लिए प्रशिक्षण कोर्स के लिए वो अमेरिका चले। उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुआ, उसके बाद आए बिहार में, वहां से पढ़े थे अमेरिका से, और फिर यहाँ पर शिक्षा के सचिव हो गए। कार्य क्या रहा, तो 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक रहे। क्वेश्चन में पूछेगा ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन रहे, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना होगा जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन पूछेगा ऑल इंडिया रेडियो में महान निदेशक कौन रहे, तो जगदीश चंद्र माथुर। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर किसने काम किया। हिंदी सलाहकार के पद पर काम करने वाले जगदीश चंद्र माथुर रहे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य से भी जुड़े थे। सम्मान इनको यानी कौन कौन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, तो सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध खरीद हो गया। सम्मान के बारे में बात करते हैं। विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि बिहार राज्यसभा से पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, हम बता सकते हैं। या फिर ये पूछेगा कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन से पुरस्कार मिले, तो इसमें से अगर ऑप्शन में कालिदास अवार्ड भी रहेगा तो चलेगा, बिहार राजभाषा पुरस्कार रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन वहां देखिएगा एक कोई इसमें से ऑप्शन देगा, दो ऑप्शन नहीं देगा। इनकी कृतियां क्या थी, कौन कौन इन्होंने लिखा था। 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन एवं सरस्वती में प्रकाशन हुआ। ये एक नाटक था और वो मेरी बांसुरी का पहले नाटक का मंचन हुआ और फिर सरस्वती में प्रकाशन हुआ। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुआ। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भोर का जो तारा है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ, वो कितनी एकांकी नाटकों में से एक है, तो 5 एकांकी नाटकों में से एक है। कब प्रकाशित हुआ था, 1946 में। इसके बाद ओ मेरे सपने प्रकाशित हुआ था 1950 में। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क 1951 में, और बंदी 1954 में, शारदिया 1959 में, और पहला राजा 1969 में, दशरथ नंदन 1974 में, कुंवर सिंह की टेक 1954 में, और गगन सवारी 1958 में। इसके अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना
में रेखांकित स्मरण है। परंपराशील नाट्य 1960 में इन्होंने ये लिखा और उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। बहुजन प्रेरण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले 2 साल पहले कि बोलते क्षण क्या है, तो बोलते क्षण एक निबंध संग्रह है। बोलते क्षण किसका निबंध संग्रह है? तो जगदीश चंद्र माथुर का। थोड़ा सा जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जानते हैं और फिर सीधे आएंगे हम लोग ओ सादा नीरा के, देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई है। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी और प्रशासक थे। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार। वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थे। नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय और लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पशील सक्रिय चेतना समानी थी। यानी कि मतलब इनका ज्यादातर रुचि का चीजों में रहे। तो संस्कृति कार्यक्रम जो था, नाच, गाना, बजाना और अलग अलग धार्मिक जो चीजें थी, जैसे यहाँ पर अलग अलग जो प्रजाति के लोग आए थे, उनकी नाच या फिर गाने या फिर संस्कृति कार्यक्रमों से इनको ज्यादा रुचि थी। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां हैं जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती है। और इस सब से पता चलता है कि जितने इन्होंने नाटक लिखा था, जब उसका मंचन किया जाता है, जब उसको दिखाया जाता है, तो उसमें दिखता है कि कितनी वहां पे नाटकें जो है इनकी प्रसिद्ध है। देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित, व्यक्ति, व्यंजन या रस रम्य निबंध भी लिखे। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है, जिसकी उनकी तीनों कोटियों के निबंधों का समाहार हो जाता है। यह निबंध सादा नीरा। क्वेश्चन पूछेगा ओ सादा नीरा क्या है? तो वो सादा नीरा एक निबंध है। और ये किससे लिया गया है? तो बोलते क्षण से। और बोलते क्षण आप लास्ट में देखेंगे कि बोलते क्षण एक निबंध संग्रह है और यहाँ पर बोलते क्षण से ही उसको लिया गया। इसको ओ सादा नीरा। क्वेश्चन पूछेगा कि वो सादा नीरा क्या है? तो सादा नीरा एक निबंध है। ये किससे प्रस्तुत है? बोलते क्षण से। गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया। मतलब यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो सादा नीरा में किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, किसको दर्शा करके लिखा गया, किसको संकेत मानकर लिखा गया? गंडक नदी को। गंडक नदी एक चंपारण में उसी को संकेत बना करके ओ सादा नीरा लिखा हुआ है। पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतर झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह प्रभावित होता दिखाई पड़ता है। मतलब एकरा में पूर्ण रूप से जो बात किया गया है वो किसके बारे में है? गंडक नदी के बारे में। लेकिन गंडक नदी में कि जितने उसके क्षेत्र में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जो वहां की रीति रिवाजें थी, जो वहां की संस्कृति थी, उन सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें बहुत कुछ इतिहास की तमाम बातें वैसे लिखी गई है। जब गांधी जी चंपारण में आए थे तिनकठिया प्रथा का विरोध करने के लिए, और यहाँ पे किस नदी के बारे में जिक्र किया गया है तो आपको पता चलिए गया, गंडक नदी के बारे में। देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है ओ सादा नीरा। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी है। कहानी शुरू हो गई। चंपारण के बारे में यहाँ पे एक निबंध है, वहां पे बताया गया कि चंपारण में जो नदी थी गंडक, उसका क्या हाल है, उसके आसपास की संस्कृति कैसी थी, ये सब इसमें जिक्र किया गया। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानव सहसो सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को झुक झुक कर चलना सिखा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पहले चंपारण क्षेत्र की जो भूमि थी वो एक ऐसा था कि जंगलों की गोद से उतार कर, जैसे पहले बहुत सारे घने जंगल थे वहां, और पानियों का जो गंडक नदी का उसका तट का जो पानी था पूरी तरह पेड़ के नीचे के जड़ों में पानी भरा था। लेकिन कभी कह रहे हैं कि आज
वो एक मुस्कान वाली धरती को ठुक ठुक कर चलना सिखा रहा। मतलब पानी का जो स्तर है, कल यहाँ था, जंगल कल यहाँ थे, तो जंगल कल यहाँ हो गए और पानी कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। मतलब जिस तरह से नहीं आप छोटे छोटे ऐसे फनावल खेलते थे ठुक ठुक के, उसी तरीका के नदी का जो पानी है वो प्रतिदिन नीचे चला गया और जो जंगल थे वो भी कटते का हो गए, चलते। और ठीक वैसे कभी कह रहा है जैसे एक ठुमुक ठुमुक पे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उसी तरीका से यहाँ पर चंपारण के घना जंगल और चंपारण की गंडक नदी का पानी धीरे धीरे उसका लेयर दिन प्रतिदिन नीचे चलते गए। आगे देखिए क्या कह रहा है, दूर नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, शाल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकती सी बातें। यानी कि बस क्या हो गया, सारे के सारे पेड़ कट गए, नए नए वहां पर खेत बन गए, नई नई पैदावार के लिए जमीन को चुन लिया गया और उसके बीच बीच में जो प्लास था यानी कि जो रास्ता था उसी पर बस दिख रहा है। दूर दूर तक समतल की गई भूमि अब पूरे के पूरे जहां केवल जंगल और पानियों का जो जमावड़ा होता था, खाली पेड़ पौधे होते थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब जो ट्रैक्टरों से उसे बराबर कर दिया गया, बिल्कुल एकदम कृषि के खेत के लिए उसको रख दिया गया, कृषि क्षेत्र बना दिया गया। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की अंदर अंगुलियों के मानो जिसे फरे बजना कर दिया गया है, तभी तो लाश से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गए। अब पहले जो नदी के जल रहे के जो पूरे तट के बाहर तक क्षेत्र तक फैला था, लेकिन अब नदियों में सिर्फ जल मात्र के रह गए। मतलब थोड़ा सा अब जो है उस गंडक नदी में जल रह गया। बालू की नगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी वन श्री के ढके वच स्थल से तिलकती रहती थी। कभी था कि पूरे वन में इस पानी का जो लहरें थी पहुंचती थी, लेकिन आज ये सिर्फ धाराएं जो हैं वो एक खोई सी रह गई है उसी बालू के डगरों में। मतलब बालू में बस पानी सूख जाता, मतलब वो गंडक नदी के पानी जवन के पूरे जंगल में था, आज जंगल भी खत्म है और उस गंडक नदी का पानी का बहाव भी और उसका क्षेत्र भी खत्म है। उन्हीं रेतों पर, उन्हीं जमीन पर उसको बराबर करके अब खेती की जाती है। देखिए क्या करें कि वो वे खिलकती नहीं है, यानी वो वहां से पानियों की आवाजें नहीं सुनाई देती है। कहां से? उस जगह से। या तो लाश में गाय निष्पंस रखती रहती है, या बरसात के दिनों में उनमें जौन वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। अब या तो कभी कभी बरसात में थोड़ा बहुत मिल जाए तो ठीक है ना, तो वो ना पहले जब रहे कि हमेशा वहां पर उसके पानी की आवाजें गूंजती रहती थी, लेकिन आज जो है उस गंडक नदी के पानी की आवाजें हमारे पास पहुंचती नहीं है। कभी कभी मिलती है, कब? जब बरसात वगैरह के दिन होता है तब। मसान, सिकराना और मंडी बुझाए फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में केकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आ गई। यानी कि 1962 की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसा समय था जो इतने बाढ़ आए थे कि जो लोगों ने 1962 के अगर बाढ़ का दृश्य देखा होगा, तो जिस तरीका से रामायण में केकई के वजह से पूरे परिवार में प्रचंड मच गया, उसी तरीका से उस बाढ़ के कारण पूरे बिहार में उसी तरह का प्रचंड मचा हुआ था। और वो अगर दिन किसी को याद होगा तो उन्हें याद आ जाएगा किस समय गंडक नदी का पानी का स्तर था और क्या था उस समय उस नदी का पानी का स्तर। लेकिन आज गंडक नदी के पानी का स्तर कहाँ है और वो जंगल कहाँ चले गए, कोई पता नहीं। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लो, मौर्य और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां सहमित थी। कुछ समय की बात बताया जाए, आज से 2500 वर्ष पहले यानी 2500 साल पहले की बात बताई जाए कि जिस समय गौतम बुद्ध हुआ करते थे, दूसरे जगहों से वो आते थे पाटलिपुत्र में यानी पटना में। ये वंश जो कौन वंश के लिए, मल्लो वंश, मौर्य वंश और शाक्यों को उपदेश देने के लिए जाया करते थे। घना जंगल था और वृक्ष की जड़ों में पानी रुका रहता था। उस समय जंगल क्या थे, बहुत घने थे। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछली 600-700 साल में महावान जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता है। जैसे हम लोग ना
मूर्ति रखते हैं और बार बार उसको क्या करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। ठीक उसी तरह जंगल में पेड़ जो है एक के एक करके कटते चले। और ये कहा गया कि उस समय जब गौतम बुद्ध हमारे पाटलिपुत्रा में आया करते थे तो उस समय पानी भी बहुत ज्यादा था और एक सैमिक पानी था, और उस समय जंगल भी हुआ करते थे घना, जिसमें वृक्ष जो होती थी वो पानी के बहाव को क्या करता था, रोकता था। लेकिन आज एक बार बाढ़ आ गई तो कई घरों को नष्ट कर देगा, और सुखाड़ आ गई तो भी कई घर नष्ट हो जाएंगे। पानी ना रहे तो भी प्रॉब्लम, पानी ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम। वृक्ष भी प्राकृतिक देवी वनश्री की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, एक ही सिक्के के दो पहलू कौन कौन है? तो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा मानव। एक कहानी सुनी, यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कणाद वंश का राज्य था। अब ये कहानी केहू से सुन ले रहा हूं, जगदीश चंद्र माथुर जी ये कहानी किसी सुने थे तो क्या करेंगे, कहानी सुनी कि यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक, 12वीं से 15वीं तक, 12वीं से 300 वर्ष तक का 1100 कुछ ईस्वी से लेकर के 14 तक कुछ, यानी 12वीं ईस्वी को बोलते हैं 1100 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच के समय को जो बोलते हैं उसको 12वीं सदी बोलते हैं। अब उसके बाद 15वीं तक यानी 300 वर्षों तक कणाद वंश का राज्य था। प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य निवृत्तीय सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बसे। नेपाल यात्रा के लिए आए थे, लेकिन चंपारण भूमि उनको बड़ा अच्छा लगा और यहीं का किए बस गए। बेचारे आए थे नेपाल जाने के लिए, यही अच्छा लगा, यही बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रंग और संस्कृति इस प्रदेश की नीति बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं? पूछ रहे हैं कवि जगदीश चंद्र माथुर कि क्या ये लोग इतिहास को आप लोग जानते हैं? कणाद वंश के राजा हरीशदेव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गियासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। और वहीं 14वीं ईस्वी में कणाद वंश के राजा हरीशदेव, क्वेश्चन में पूछेगा कणाद वंश के राजा किन राजा को मुसलमान आक्रमणकारी गियासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा? हरीश सिंह देव। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी, यानी कि उनकी विशाल किनकी? गियासुद्दीन तुगलक की सेना जो है हरीश सिंह देव के किले पर आक्रमण करने के लिए क्या थी? तैयार थी। और एक तो नहीं बल्कि बहुत से संख्या में थी। और वहां पे हरीश सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था, और वन इतना घना रहे कि उनका किला पता ना चल रहा, उनका जगह ना पता चल रहा। मतलब कि वन जो था वो उनका एक दीवार का काम कर रहा था। किसका? हरीश सिंह देव का। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल पिचक के तने पर आघात किया। गियासुद्दीन तुगलक घोड़ा से उतरा और अपनी तलवार निकाली और एक ऐसे पूरे बल के साथ उस तलवार को चलाया उस पेड़ पे, वो पेड़ पूरी तरह से कट के कहाँ हो गया? गिर गया। और उसको देखते ही, उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई और उसके सैनिकों में और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। और सारे जब देखा करे राजा जब काट सकते हैं, राजा ने काट कर बता दिया कि घना जंगल तुम लोगों के लिए पार करना इतनी मुश्किल है, देखो हम बताते हैं उपाय कैसे होता है। तलवार निकाले और एक बार में पेड़ पे मारे और पेड़ का हो गया? कट के गिर गया। और यही देख करके सारे हजारों सैनिकों ने अपनी अपनी क्या की? तलवारें निकाली और पेड़ पे मारते गए, पेड़ कटते गए और एक का बन गया? रास्ता। देखिए क्या कर रहा है, और हजारों तलवारें घने वन के वृक्ष पर टूट पड़ी और देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। अब हजार को सैनिक लगा, एक बार में 1000 पेड़ खत्म। तो सारा जंगल थोड़ी ना काटे के रहे, बस क्या बनाए के रहे? रास्ता बनना था। कहाँ जाने के लिए?
हरि सिंह देव के पास, जो जंगल के उस पार उनका किला था या घर था या वासस्थान था। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। जब ये बात पता चला कि गयासुद्दीन तुगलक के सेना ने जंगलों में रास्ता बनाकर हमारे पास पहुंचने ही वाले हैं, तो हरि सिंह देव को जहां उनका गढ़ था उसको छोड़ करके भागना पड़ा। कहां? नेपाल। तब से जंगल जो काटने शुरू हुए वो कटते ही आ रहे हैं। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि चंपारण में जंगल काटने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? तो सबसे पहले एक मुस्लिम आक्रमणकारी है जिनका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी तलवार से सबसे पहले पेड़ काटी और उसके सारे सेनापति, और जब से चंपारण में वो वन कटे तब से वो कटते जा रहे, कटते जा रहे। तब से जंगल जो काटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि शस्यों की खान, जहां बीज डालने भर की दरकार है। घने जंगलों के स्मृति में मानव पैदावार ललक उठती है। यो चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वारा खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर की धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। ये करेगा 700 साल पहले एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने ये पेड़ को काटा था और उसके बाद ये रास्ता बना और वो धीरे धीरे पेड़ काटते गए और लोग जो है उस भूमि को पैदावार भूमि बनाए, और आज ट्रैक्टर और हल जो है वो धरती की खजाने को क्या कर रहे हैं? अनावृत कर रहे हैं, मतलब अन्न से उसको भर रहे हैं। और एक उस भूमि के बारे में याद करते हैं जो कभी वहां पे केवल जंगल हुआ करती थी और आज जंगल कटते गए वो एक समतल भूमि बन गई जिस पे रोजगार हो रहा है, खेती हो रहा है, कई फसलें उगाए जा रहे हैं। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। कह रहे जो चंपारण धरती पे जो निवास करने वाले लोग हैं वो कुछ प्राचीन भी है, कुछ पुराने भी और कुछ नए भी हैं। नए पुराने का मिश्रण है। जान पड़ता है आदि काल से आने जाने वाले का तंता बंधा रहा है। मतलब एक जगह हमेशा व्यक्तियों का जो आने और जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्राय बाहर से ही आते रहे। मतलब ये जो जंगल खत्म हुए चंपारण में, ये जंगल पर फसल उगाने खातिर लोगों को हमेशा बुलाया जा रहा था। कहां से? बाहर से। जैसे हम लोग बुलाते हैं अपने गाँव में धान वगैरह काटने के लिए, अब तो इतनी सारी मशीनरी सिस्टम आ गई, इसे हम लोग नहीं लेते। पिछले 500-700 वर्ष में थारू और धांगड़ जातियां यहाँ आकर बसी। क्वेश्चन में पूछेगा चंपारण में सबसे पहले खेती करने के लिए कौन कौन सी जातियां यहाँ आकर बसी? तो थारू और धांगड़ प्रजाति। थारू के उद्भव के विषय में अनेक मत है। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को था राजस्थान से निकला मानते हैं। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम क्या है? थार। तो थारू लोग ये कहते हैं कि हम लोग आदिवासी नहीं है, हम लोग राजस्थान के थार से आए हुए हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, हम लोग आदिवासी नहीं है। धांगड़ों को 8वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। क्वेश्चन में पूछेगा धांगड़ों को कब लाया गया चंपारण में? 8वीं शताब्दी के अंत में। किस सिलसिले में लाया गया? नील के खेती के सिलसिले में। ये दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे। पूछेगा धांगड़ों को कहां से लाया गया था? तो बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाया गया। ये पूछ देगा कि थारू लोग कहां से आए थे? तो राजस्थान के थार से, राजस्थान के थार मरुस्थल के क्षेत्रों से ये लोग आए थे। यहाँ की आदिवासी जातियां उराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में है भाड़े का मजदूर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? तो धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में भाड़े का मजदूर है। अब ये उराव भाषा क्या है? तो जो धांगड़ लोग एक दूसरे में बातें करते थे उसी भाषा को क्या कहते हैं? उराव भाषा कहते हैं। हम लोग जैसे बातें करते हैं जनरली बिहार वाले भोजपुरी में और हिंदी, हम लोग का ये एक भाषा होती है। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है। मतलब यानी कि गीत जो है नृत्य धांगड़ों का
धांगड़ों का एक ऐसा नृत्य था जहाँ में 200 साल पहले की संस्कृति छुपल रहे। जब नील की खेती पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। अंग्रेज वाले जो थे, अरे हिजीगे, आप लोग को पता होगा कि बनारस के जस्ट थोड़ा सा पहले जो है पड़ता है रामनगर। गंगा नदिया के पर रामनगर, गंगा नदी के ऊपर बनारस। रामनगर किला सुन ले वजह राजा के किला रहे हो जीगा घूमे खातिर हमनी के टूर पे कबो लिया जाएगा। तो रामनगर के तत्कालीन राजा और साथ ही साथ अंग्रेज के जो अंग्रेजी साहब थे, उन लोगों ने इनको यहाँ बुलाए थे नील के खेती के लिए, लेकिन बेचारा उसी समय से यहीं पर रह गया। आपस में धांगड़ मिश्रित उराव भाषा में बात करते और दूसरे से भोजपुरी या मधेसी। क्वेश्चन पूछेगा, धांगड़ लोग अपने में किस भाषा में बात करते थे? तो अपने में वो लोग उराव भाषा में बात करते और हमसे और आपसे भोजपुरी और मधेसी भाषा। दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइया लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की तलहटी से लाए गए थे। कुछ पूछेगा, दक्षिण बिहार के गया जिले से किनको लाया गया था? तो भूइया लोग, भूइया प्रजाति के लोगों को। ये क्या थे? तो जो मुसहर प्रजाति के वर्ग के लोग होते हैं उन्हें भूइया कहा जाता है। ये भी आदिवासी नहीं है, ये भी आदिवासी नहीं, ये संभवतः मुसहर वर्ग के अंग है। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे। खेतियों कर फिर आके सब महल के सफाई कर, जब गुड़ दुखाई तो गुड़ दबाओ, सारा खाना पीना सब कुछ काम लेते थे। किससे? भूइयों से। यानी कि ये सारे के सारे काम वहीं से लेते थे। किंतु संपदा में भागी ये कभी न बनता। यानी कि यहाँ पर ये लोग जो है कभी उनका भागी नहीं बने, कभी उसमें शेयर नहीं लिए, बस एक मजदूर की बात, एक नौकर की बात, यह है काम की और यही रहा। आने वालों का तंता बताएगा। आक्रमणकारियों से 10 राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने का विलासी पछाई जमींदार वे गोरे साहब, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि। जगदीश चंद्र माथुर कह रहे कि यहाँ पर एक दो लोग नहीं, अरे कई लोगों को यहाँ लाया गया और इस चंपारण की भूमि ने उसे आश्रय दिया, चाहे अंग्रेज के साहब हो, चाहे यहाँ पर आए हुए कई अलग अलग क्षेत्रों के मजदूर हो। जिन लोगों को इस भूमि ने बहुत कुछ दिया है। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, फिर एक नया। पिछले 10-12 वर्षों में जब ये कहानी लिखा गया था, उसके पिछले 10-12 वर्षों में एक नया समुदाय आया जिस पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। पूर्वी बंगाल के लोगों को भी यहाँ का किया गया, लाया गया। कहाँ? चंपारण में। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसने का यहाँ पे मौका दिया गया। कुछ योजनाएं रखी गई, कुछ उन पे शर्तें रखी गई और फिर कहा गया कि आप चंपारण के इस धरती पर रहे। थारुओं और धांगड़ों के बीच 7 से श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी है। मतलब इन लोगों को भी याद जो है हमारे बीचों में बहुत है। बिछुड़ी माता के सुखद स्पर्श की समृद्धि धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर के जलोदक उठेगा। जब नील की खेती के धीरे धीरे प्रचलन कम हो गए तब वो खेत में धान की खेती होने लगा। पहले वो कर रहे, लेकिन नियम रहे कि वो धान के 20 काठा की खेती में कम से कम क काठा नील रोपे के बाद 3 काठा, वो कहे बदला 3 कठिया प्राथा। सुन लो, मैंने कभी 10 क्लास में पढ़े हुए। इतिहास की उंगलियां ऐसी बीड़ा पर थिरकी जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतीक बनी। और इनकी चाहे वो थारू लोग हो, चाहे धांगड़ लोग हो, चाहे यहाँ पे आए हुए दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइया लोग हो, या चाहे पूर्वी बंगाल के आए शरणार्थी, सब लोगों ने इस भूमि पे अपना जो है कुछ ना कुछ योगदान दिया। कुछ ना कुछ सभी को ये जो भूमि है काफी आश्रय दिया। ये लोग अपना रहे, अभी भी वहां कुछ प्रजाति इनके भोगी हो गए। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविधा रागनी सुनने को मिली। जब लेखक पहुंचते हैं कहाँ पहुंचते हैं लेखक? सुदूर गांव में।
सुदूर के गांव में जब ये लेखक पहुंचते तो थारुओं की अनुपम गृह कला, धागड़ों का नर्तन और पूर्वी बंगाल के पूर्ववर्ती किसानों में करुण कीर्तन। तब क्वेश्चन यहाँ 3 को बन सकता है, क्या क्या? थारुओं की अनुपम गृह, यानी गृह कला किसकी थी? थारुओं की। नर्तन किसका था? धागड़ों का। और करुण कीर्तन किसका था? कीर्तन नहीं सुने? हरे रामा उसमें सब में हुनर किसका था? तो पूर्वी बंगाल के लोगों का। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कभी वहां गए उस गांव में और बड़ा अनुरोध किए कि यहाँ पर एक क्या किया जाए? देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए, जैसे नाटक जैसा गान बजान जो आयोजन किया जाए। भाई आज लेखक आए हैं। तभी थारुओं की जो कला थी मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो थारू लोग थे उन लोगों का दैनिक जीवन का एक अंग है क्या करना? कला करना। मतलब उनके हर समय हर चीज में कला दिखत रहे। जिस पात्र में धान रखा जाता वो सिंक का बनाया जाता। देखे हैं गांवों में ओड़ी बीना जाता है, जिन्हें छठ वगैरह में ऐसे लेकर के जाया जाता है, तो उसमें जो लगा जाता है वो कुश होता है या फिर राड़ी जिसको बोलते हैं, कुश या राड़ी दोनों लगता हुआ है। उसके बाद जो मुंज होता है, उस मुंज के ऊपर के कवर इतना चौड़ा चौड़ा होता है और उसको कई रंगों में रंग दिया जाता है, लाल, हरा, पीला, गुलाबी। और एक पहले रेड वाला वो लगाएगी, वो खत्म हो जाएगा, फिर येलो वाला, फिर ग्रीन वाला, और कई कलर वो बना लेती है और उससे वो लोग बिनती है और बड़ा सुंदर लगता है वो पात्र। तो कभी जब पहली बार देखते हैं जिस पात्र में धान रखा जाता है वो सिंक का बनाया जाता है कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ। सिंक की रंग बिरंगी टुकड़ियों के किनारे सिंक की झालर लगाई जाती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आवृत्ति भी कलापूर्ण है। मतलब हर चीज के उन लोगों के जो बनावट रहे घर के, वो हर घर के वस्तु में कला दिखाई देता है। अब देखिए जिस पात्र जो ऑब्जेक्ट था जिसमें धान रखा था वो डाली कितना सुंदर सुंदर मुंज का बना हुआ था। दूसरा चीज कि जो दीपक जो जल रहे थे वो भी एक दिया या टिबरी में ऐसे कोई केमिकल डाल करके जिसको हम लोग किरासन वगैरह डाल के पहले जो दिया नहीं जलाते थे, उस तरह की वो सब की कला उनको भी था। तो बहुत तरह की वहां कलाएं जो है देख रहे हैं। कौन? लेखक। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मुंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। किंतु सबसे मनोहर था नववधु का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं। इन सब के बीच में कभी देखते हैं क्या कि जो नववधु है, नववधु का मतलब जो नई नवेली दुल्हनिया है, नई नवेली दुल्हनिया को क्या दिखता है कि यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से इस नई नवेली दुल्हनिया का जो श्रृंगार खाली एक आभूषण ही नहीं बल्कि उनकी हाथ की जो कलाएं हैं वो भी कैसे दिखा रही थी। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती। दोपहर का जब नया नया ब्याह हो जाता है तब पति लोग बेचारा खेत में काम करता था, तब पति को खाना लेने के लिए किसी और को नहीं भेजा जाता था। किसको भेजा था? जो नई नई दुल्हनिया ये वही खेत में जाएगी। नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है। पीढ़ा देते हैं ना घरों में जो यूज करते हैं लोग बैठ के, एक अपने सुंदर जो पीढ़ा रख ली, जैसे गौछी का बना लेगी ना तो पुआल का भी बन जाता है, जिसको बिछोड़ भी बोला जाता है, देहात उसको बोला जाता है, ऐसे रख लेगी। और उसके ऊपर क्या करेगी, क्या कर रही है कि जिसमें 3 लटे बेड़ियों की भांति लटकी रहती है। हर लट में धवल सीपो और एक बीज विशेष के सफेद दाने पड़े होते हैं। 3 वो तरह लेयर बन जाए, एगो में दाल हो गई, एगो में सब्जी, एगो में भात का रोटी। और फिर उसके बाद अपना उस वही डाली जो सिंक का बनाया उसमें रखेगी और फिर अपना सर पे रख ली, टोकरी जो है रख ली, पीढ़े के ऊपर सिंक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। टोकरी के दोनों हाथों संभाल जब लाज भरी सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है, वैसे अपना पकड़ ली है, अपन बेचारे इसे झूम झूम चल रही थी। के चल रहा था? जो नववधु दुल्हनिया होती थी जब वो चलती थी तो जो पायल के घुंघरू के जो आवाज होते थे वो छन छन बजते थे, तो आसपास के सारे गांव के मोहल्ले लोग जान पड़ते थे कि नई नई दुल्हनिया जो है वो भोजन लेके चल पड़ी है। कहाँ वाला? खेतों की। सारे लोग जान जाते थे। तो सीप की बेड़िया रजत कंकड़ों की भांति
झंकृत हो उठती और सारा गांव जान लेता कि वधू अपने प्रियतम को कलेऊ कराने जा रही है। कलेऊ का मतलब नाश्ता यानी खाना खिलाने जा रही है। जैसे शादी के ब्याह के बाद कलेवा ले जाया जाता है ना, तो कलेऊ कलेवा या फिर खाना भोजन जो है उसी का अर्थ होता है। इस मधुर और स्नेह संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। चलिए स्टार्ट हो गए संस्कृति नृत्य, मतलब कवि के अनुरोध पर, कवि के कहने पर उस सुदूर गांव में एक दिन संस्कृति कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। चलिए शुरू हो गया, शाम हो गया और स्त्री पुरुष जो है अपना मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। उराव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते थे। किसके? धांगड़ों के। क्वेश्चन पूछेगा धांगड़ों की नृत्य किससे मिलते जुलते होते थे? उराव नृत्य से। किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी है। मर्द अपने दाहिनी हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाता था। यानी महिला जब कोई डांस करती थी तो अपना रुमाल में ऐसे लेकर के डांस करता था। कौन? मर्द। जो यह नेपाल का प्रभाव जा पड़ा, कभी करेगी तो सब काम नेपाल में होता है, लेकिन फिर भी ये चीज दिखाई दे रहा। गीतों में कल्पना और चित्रता अधिक जान पड़ी। यानी कि गीत में कल्पना कम और चित्र, बीच बीच में कोनो बाघ के बन के आ जाओ, बीच बीच में कोनो गाय बन के आ जाओ, लड़का कोनो पशु बन के, कोनो कुछ बन के, कोनो कुछ बन के, मतलब वो नृत्य कला में दृश्य जो है ज्यादा दिखल के करा। कवि जगदीश चंद्र माथुर। भाषा में भोजपुरी और उराव का मिश्रण था। सोचा लो कि खाली उराव में कहेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए दोनों के मिश्रण है, भोजपुरी भी और उराव भी। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखाई जाती है। रीछ, शेर, हिरण, इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल मिल उधर है। कब रीछ, कब शेर, कब हिरण, कुछ कुछ बन करके उसी गायकों के बीच में वो लोग जो है लड़के लोग बन करके आते थे। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उठ गए और निर्बंध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। यानी यहाँ जब उस कवि के दृश्य को देखते हैं तो कहते हैं हमारी संस्कृति याद आ गई। मतलब ये धांगड़ों में ऐसी कला थी कि वो 200 वर्ष पहले की संस्कृति को उजागर कर देते थे। और ये दृश्य जब सुदूर गांव में कवि को देखा तो बड़ा मजा आ गया उनको। अब बारी आ गई एक पूर्वी बंगाल के कीर्तन के। तनी भाई आप लोग भी दिखाइए, तनी अपन कीर्तन में बड़ा माहिर रहता, कैसे कीर्तन करते हैं। उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण के आदि अनादि कुंज का स्रोत बन निकला। ओकरा बाद जब हर कीर्तन शुरू भई, अब वहां के जब कुंज हरि कीर्तन से जो निकलल, भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में वर्षों बाद शायद इन कीर्तनों की ऊर्ध्वताने छोटी छोटी हो जाए, शायद उनका विशाल स्मृति के रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़िया मुखर उठे। उनके कीर्तन से ऐसा लागल कि जितना चंपारण के खलिहान और जंगल बा जब के मूर्छित हो गए है, उस संगीत के गूंज से का हो गए ना, उल्लासपूर्ण हो गए। उल्लासपूर्ण माने एकदम झलकने लगा। मतलब ऐसा कीर्तन में उन लोगों का जान था। अब कीर्तन जब शुरू हुआ एकदम स्पीड पकड़ा, जब हरे रामा वाला एकदम तब पूरा एकदम लय में पकड़ लिया और उस कीर्तन की आवाज से चंपारण के जो खलिहान थे और जो जंगल थे वो सब के सब उल्लासपूर्ण हो उठे। उल्लास रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग उठा। धीरे धीरे ये सब करते करते रात का वक्त खत्म होने लगा। धरती देती है किंतु यहाँ का जन जीवन स्मृत बन सका। धरती तो बहुत कुछ देगा लेकिन कबो जन जीवन समृद्ध नहीं बन सका। उनका है कारण अंग्रेजों की वजह से। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। सब के सब जो बेतिया राज के जमींदार जो थे सब के सब अंग्रेजी ठेकेदार बन गए। सब अंग्रेज वाला लसन सब जमींदार के अपन कब्जे में ले लसन और जवन तहसन हुए खेती में का होके फसल उपजाया गया। नील से उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील की पश्चाताय देशों में बहुत मांग थी। नील से ही वही रंग बन रहे, जितना रंग रहे वही सब कौन से बन रहे, नील से।
और इससे नील के ऊपर ही डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन आज रंग सब केमिकल से बनता है, इसलिए नील की कोई डिमांड नहीं। लाखों की संपदा उन अंग्रेजी ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ, किसान का या प्रजा का कोई लाभ नहीं हुआ। खाली नुकसाने में बेचारा जिंदगी भर मेहनत करत रहसन आ सारा फायदा कमैलसन कौन? अंग्रेज। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। बेतिया के जितने जो जमींदार थे वो सारे जमींदार से जमीन जो है ले लिया कौन? अंग्रेज वाला। डेरवा ले लो एकदम कम दाम पर हिसाब तो लोग जमीन हमको वही जमीन के कोनो वैल्यू ना रहे। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई और वो जमीन के लाभ से मुनाफा इतना कमैलसन कि साले दो साल में देहात में जो गांव में भी अंग्रेज के ठेकेदार के बड़े बड़े महल खड़ा हो गए। अंग्रेजों के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजिम था। एकदम वहां पे नियम बना दिया गया कि 20 कट्ठा में कम से कम कितना, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 20 कट्ठा खेतों में नील की खेती करना, कितने नील की खेती करना अनिवार्य था? 3 कट्ठा। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों की इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी ये जबरदस्ती चलती रही। जब 20वीं सदी में केमिकल से रंग बनाए जाने का प्रथा शुरू हो गया, तब नील के डिमांड में क्या हो गई? कमी आ गई। लेकिन फिर भी अंग्रेज वाला खेत होने के नाम पे छोड़े के राजी नहीं था। 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। अब सोचा गया कि भाई अब तो नील की खेती नहीं के हो, तो कहल जाता है किसान के पास ये मत रखल जाता है कि आप 3 कट्ठिया सिस्टम से अगर आजाद होना चाहते हैं तो आपको तनी मनी ढेर के सारा पैसा देना पड़ेगा, रकम देना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि वे मोटी यानी कह रहा है कि देखिए वो मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को दे, तब जाके उनके खेत को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया, उसको 3 कट्ठिया सिस्टम से हटा दिया जाएगा। कलसन का नील से पैसा नहीं खावा तो जौन पैसा लूटे के बाद ये क्या कर लूट लो। किसान विश्वास की हर साल हमारे खेत 3 कट्ठा बर्बाद हो, खेत से मतलब ना रहे, हर 2 साल में अगर वो नील की खेती होत रहे तो 2 साल में वो खेती बंजर हो जाए, वो भूमि बंजर हो जाता। इसीलिए नील की खेती के लिए जरूरी नहीं था, ऐसा नहीं था कि किसान लोगों को नील की खेती करने में कोई आपत्ति थी, जी नहीं। नील की खेती करने से साल 2 साल में वो खेती बंजर हो जाता है। बंजर का मतलब अब आगे मुझे कोई फसल नहीं होगा, इसलिए समस्या थी। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का निष्कंठ जो था साम्राज्य था उन दिनों बहुत बड़ा डर रहे, बहुत बड़ा भय रहे, एक बड़ा साम्राज्य रहे केकर? अंग्रेजों के। जिन रास्ते पर सांप की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे, इंसान की तो दूर की बात है। जवना रास्ता पर इनका सवारी जाए वाला रास्ता जो बनाया जाता है वो रास्ता पर अंग्रेज खाली जाइया सन, लेकिन इस बिहार के लोग या इस भारत देश के लोग अपने जानवर को भी नहीं जाने देंगे, इंसान की तो दूर की बात है। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना। बिहार से तो पहले कार्ड लेके सबसे पहले जाकर साहब के घर, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले शादी विवाह होता है तो हम लोग कार्ड मंदिर में लेकर जाते हैं। उस समय क्या था कि पहले वो कार्ड लेके जाके क्या करे? साहब के घरे। कौन साहब? अंग्रेज के जो साहब थे, जो वहां के जो साहब हुआ करते थे उस क्षेत्र के। फिर क्या कर रहा है? भेजना पड़ता। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती। अगर साहब जी कहीं गलती से बीमार पड़ गए तो आप लोग ही पैसा दीजिए, चांदा तहसीलात रहे केकरा से? जानता लोग से, वहाँ के मजदूरों से, वहाँ के किसानों से, और तब साहब के क्या होता है? इलाज होता है। साहब अगर हाथी खरीदता, अगर मन बा के हम हाथी खरीदब तो हाथी खरीदे खातिर भी पैसा के दी? सब मजदूर लोग देंगे। हाथी खरीदता तो रैयत की अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना होता। देखिए एक जगह का नाम दिया है अमोलवा। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था यमन। क्वेश्चन में पूछेगा अमोलवा कोठी के साहब का नाम क्या था? यमन। भीषण आतंक था यमन साहब का, बहुत क्रूर है, बहुत क्या था? क्रूर था। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना और किसी को जेल में ठूस देना यह रोज का काम था।
कौन जना के किसान अगर कुछ पैसा दे में कुल कर रह जा तो झोपड़िए लगा देता, अनाथ उठा के ठूस देते रहे कहाँ जेल में। तत्कालीन शासन निरहे गोरे के हाथ का पुतला था। जितना वजीका राज्य के जो शासन रहे जौन उहे करत वसन जौन की गोरे लोग नहीं करता तो मारता था। जो वहां के राजा थे वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, काहे क्योंकि राजा वगैरह और सारे जमींदारों को भी बस में किया था कौन, अंग्रेज। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। उस समय सभी साहबों की जो है उन समय उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे, लेकिन ये लोग बड़ा बड़ा क्या करता था, बंगला बना देता था। ये और के बंगला बने चाहेगा लेकिन बंगला बन जाता है कर अंग्रेज के। वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे। कोई भी आवे तो कहाँ ठहरे, जा देव साहब कोठी में ठहरा तो उनका बात ना मानो तो तू गरीब के बात मानो। गरीब बेचारा किसी तरह घास फूस का झोपड़ी बना करके रहता था, कोई ईंटा के महल थोड़ी ना बनाता रहे, महल बस बनत रहे तके कर साहब के। और जो भी कोई बाहर से लोग आता था कहाँ रुकता था, साहब के घर में। दक्षिण बिहार के बाकी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचा, इसलिए गंगा पर पुल बनाने के स्कीम के तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी कि जो बिहार के बाकी लोग थे, जो विरोध करने वाले लोग थे, वो चंपारण में बहुत देर से पहुंचे क्योंकि बीच में गंगा जी पड़ जाती थी और गंगा जी पर पुल न बनाए जाने का यही निर्णय लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि ना पुल बनी ना चंपारण में कोई बाकी कार्यक्रम होगा, हम लोग वर्षों तक चंपारण में क्या करेंगे, राज करेंगे। इस सोच रहे थे कर ब्रिटिश लोगों के, जो वहां के जो भी लोग थे, या वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलोहो का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपता रहा और आतंक या दैन्य समृद्धि और बेबसी की उस आलम में सन 1917 में अप्रैल मास में एक बिजली सीख होती। चलिए यहाँ पर एक ऐसे धुरंधर व्यक्ति का आगमन होने जा रहा है जिसके बारे में पूरा देश और लगभग पूरे विदेश के लोग जानते हैं, और वो व्यक्ति का नाम कौन था, महात्मा गांधी। चंपारण के भूमि पर गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। चंपारण में का भई सब कुछ लिखल गया है। कहाँ, राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, उन्होंने अपनी कहानी या अपने निबंध में लिखा है। स्वतंत्रता युद्ध के महानायक के उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी कथा ही समा गई। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, करें हम पूरा चंपारण के जब ब्यौरा ना लिखा, लेकिन हम बताएंगे कि चंपारण में जब गांधी जी आए तब यहाँ पर एक अंग्रेजों का, जो हम लोग सारी जनता और किसान अंग्रेजों से भय खाते थे, गांधी जी ने और उसके साम्राज्य और उसके लोगों के आसपास के लोगों को उसके एक एनर्जी जगाया और उस लोगों को जो भय से घबराता था उस लोगों से वो भय से उसको मुक्ति दिलाया और कई दिन कटिया सिस्टम को यहाँ से क्या कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पर मई सन 1962 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकला। चलिए वो चलेगा, ये सब बात हमको कैसे पता चला है कि 1962 में जब ये तीर्थ यात्रा पर चंपारण गए हैं तो वहां के जो लोग थे, जो गांधी जी के इन किए गए कार्यों को और गांधी जी के जो संपर्क में थे उनसे क्या करते हैं, पूछते। उन सभी स्थानों के रस लेने जहाँ गांधी जी ने सन 1917 का अभिमान किया था, उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महानुभावों का जो 1917 में गांधी जी के साथ थे। सोने में सुहागा मोतिहारी में मिले थे श्री राम दयाल साहब। गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था, यह श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे। क्वेश्चन में पूछेगा, गांधी जी के रहने और सहने का प्रबंध किनके हाथों हुआ था? श्री हरवंश सहाय, श्री हरवंश सहाय के हाथ, जो गांधी जी के साथ मुजफ्फरपुर से कहां तक गए थे? मोतिहारी तक गए थे। उन्हें वकीलों में थे जो उन आंदोलन में उनके सलाहकार थे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में मेरी मुलाकात श्री राम नवमी प्रसाद से और मुलाकात देर तक बातें हुई। जब हम वहां से लौटे चंपारण से तो मुजफ्फरपुर में मुलाकात हुई किकरा से? रामनवमी प्रसाद से। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू तीनों गांधी जी के साथियों के अग्रणी थे, मतलब बहुत ज्यादा उन दोनों का वहां पे कई साथियों में से ये दोनों सबसे आगे थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया वो उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन पूछेगा, किनके अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण में यात्रा करने के बारे में सोचा? तो राजकुमार शुक्ल।
1917 के पहले से ही श्री रामदयाल शाह, श्री राम नवी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल की सन 1930 के आसपास में मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आगे जो है चंपारण में अगर गांधी जी का आगमन हुआ तो गांधी जी ने चंपारण की भूमि के लिए और तिनकटिया प्रथा के लिए क्या क्या किए हैं, ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोस आदानीरा के गांधी जी जब चंपारण में आए हैं तो आगे का विकास हुआ है। आज के लिए इतना ही। इसके पीछे के चैप्टर अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर कुछ ही दिनों के बाद जो है YouTube के इसी चैनल से आपको आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।